नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। राहुल ने कहा, निवेशक का पैसा डूबता है तो जिम्मेदार कौन? मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर अडानी? राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी और गौतम अडानी पर हमला किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए नए आरोपों पर कहा कि अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी? उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की हालिया रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपों के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति की जांच से क्यों डरते हैं। राहुल ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले प्रतिभूति विनियामक सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर निवेशक के तौर पर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा है कि सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा? राहुल ने आगे कहा कि अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतना क्यों डरते हैं और इससे क्या पता चल सकता है। राहुल ने यह हमला तब किया है जब अमेरिकी स्थित शॉर्ट सेलर फर्म ने शनिवार को दावा किया कि विस्लस्लोवर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल के इस्तेमाल की गई संदिग्ध ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसलिए उन्होंने अडानी को लेकर पहले किए गए खुलासे के मामले में कार्रवाई नहीं की। सोमवारी पर जहानाबाद के वानावार सिद्धेश्वर धाम में भगदड़, अब तक 7 लोगों की मौत, कई घायल। बिहार के जहानाबाद जिले में सावन की चौथी सोमवार पर बड़े और दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना वानावार सिद्धेश्वर धाम के भक्तों की भीड़ के बीच हुई है। बताया जा रहा है कि चौथी सोमवारी को जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। वानावार पहाड़ पर पतलानगंगा से जो सीढ़ी जाती है उस पर दर्जनों श्रद्धालु चढ़ और उतर रहे थे। मंदिर के पास सीढ़ी पर कांवड़ियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंदिरों के पास मौजूदा पुलिसकर्मियों ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ होते ही इधर उधर लोग भागने लगे। अंधेरे में लोग एक दूसरे को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगे। इधर पुलिस जब तक हालात को नियंत्रित करती तब तक 5 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया। सोमवार को सूर्योदय से पहले यही हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। मंदिर क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों और स्वयंसेवकों की मदद से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं मखदूमपुर निवासी कृष्णा कुमार ने दावा किया है कि 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जहानाबाद सदर अस्पताल में कोई विधि व्यवस्था नहीं थी। इतना ही नहीं, जहानाबाद पहाड़ पर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। केवल 4-5 पुलिसकर्मी किनारे किनारे खड़े थे। कोई देख रेख करने वाला नहीं होने के कारण दर्शन करने वाले श्रद्धालु मनमानी कर रहे थे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2 तरफ से रास्ता खोलने के कारण ऊपर काफी भीड़ हो जाती है। इसी कारण भगदड़ मची। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर एकजुट। मुंबई में संगठन ने कल बुलाई हड़ताल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में हंगामा बरपा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मुंबई म्युनिसिपल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भयावह घटना पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया, साथ ही हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस जघन्य कृत्य की पुष्टि हुई है। बीएमसी एमआरडी ने कहा, हम इस बर्बर कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही मांग करते हैं कि अपराधियों की जल्द पहचान की जाए और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाए। हम फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ हैं, इसलिए 13 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को सुबह 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा वैकल्पिक गैर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा करते हैं। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल रहेगी। तूफान के कारण मैक्सिको में ढह गए पिरामिड। प्योरपेचा जनजाति के लोगों ने कहा, यह विनाश का संकेत। मैक्सिको में तूफान के कारण प्राचीन जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 पिरामिड ढह गए। इस घटना के बाद से अब इसे बनाने वाले मूल जाति के वंशजों को बड़ी प्राकृतिक आपदा का डर सताने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 30 जुलाई को भारी बारिश के बाद पिरामिड आंशिक रूप से ढह गया और इसका एक हिस्सा बह गया। इस पिरामिड का निर्माण आधुनिक प्योरपेचा लोगों के पूर्वजों ने किया था। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन प्योरपेचा जनजाति अपने महत्वपूर्ण देवता कुरी केवड़ी को मानव बलि देने के लिए याकाटा पिरामिड का इस्तेमाल करते थे। बता दें कि याकाटा पिरामिड मिचोआकेन राज्य के इहुआटिजियो में पाए जाते हैं। वहाँ के एक स्थानीय निवासी
तारियाकुरी अल्वारेज ने बताया कि यह तूफान विनाश का संकेत दे सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के लिए यह एक बुरी खबर है जो विनाशकारी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। प्योर पेचा जनजातियों ने एज़टेक को हराया था और 1519 में स्पेनिश आक्रमण से पहले 400 वर्षों तक शासन किया था। तारियाकुरी अल्वारेज ने आगे कहा, विजेताओं के आगमन के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैक्सिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री ने बुधवार को एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया, मंगलवार की रात इहुआर्टिजियो क्षेत्र में एक पिरामिड ढह गया। प्योर पेचा झील के बेसिन के पास भारी बारिश के कारण ऐसा हुआ। इस इलाके में उच्च तापमान और सूखे के कारण कई हिस्सों में दरार बढ़ गई। नोएडा में बड़ा सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर पोल से टकराई कार, 3 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मयूर चौराहे के सामने तेज रफ्तार कार एडवर्टाइजिंग पोल से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने सबों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सोमवार को सेक्टर 126 थाना इलाके में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मयूर चौराहे के सामने गाड़ी नंबर UP 16 DN 9881 टाटा टियागो पोल से टकरा गई। कार सवार तीनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 की पहचान ईशान और आर्यन पुत्र सुनील कश्यप निवासी नोएडा एक्सटेंशन पाम ओलंपिया के रूप में पहचान हुई है। एक शव की पहचान बाकी है। नोएडा के DCP राम बदन सिंह ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह का है। उन्होंने बताया कि कार पोल से टकरा गई थी। इसमें 3 युवक घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों में से 2 मृतकों की पहचान हो चुकी है और तीसरे की पहचान की जा रही है। भारतीय तिरंगे के साथ समापन समारोह में शामिल हुए मनु श्रीजेश। समाप्त हुआ पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय ध्वजावाहक के तौर पर पेरिस ओलंपिक के समापन में शामिल हुए। करीब 2 सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले खेलों का महाकुंभ अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। इन खेलों का अगला संस्करण 2028 में अमेरिका लॉस एंजलिस में होगा। मनु और श्रीजेश ने समापन समारोह से पहले अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर साझा की थी। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते थे और वह एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली आज तक की भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी। वहीं PR श्रीजेश पेरिस में खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अहम हिस्सा थे। श्रीजेश ने ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी थी। श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक में भी शामिल थे और उस वक्त भी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत ने पहला पदक 28 जुलाई को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता था। स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। 30 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य जीता। इस ओलंपिक में यह भारत का दूसरा पदक था। भारत को तीसरा पदक स्वप्निल कुशाले ने दिलाया। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 1 अगस्त को कांस्य पदक जीता। क्राइम कैपिटल दिल्ली। राजधानी में रोजाना हो रही दुष्कर्म की 5 घटनाएं। बीते 1 महीने के आंकड़े चौंकाने वाले। राष्ट्रीय राजधानी में हर रोज दुष्कर्म की करीब 5 वारदातें होती हैं। साथ ही हर रोज 115 वाहन चोरी होते हैं। इसके अलावा झपटमारी की हर रोज करीब 4 घटनाएं होती हैं। अपराध का यह डाटा 1 जुलाई से लागू किए गए नए कानूनों के बाद पहले महीने यानी जुलाई का है। देखने में ये आया है कि अब किसी भी तरह की वारदात हो, खासकर झपटमारी व लूट की वारदातें करने वालों के खिलाफ पुलिस संगठित होकर अपराध करना यानी BNS की धारा 111 लगा रही है। इस धारा में झपटमारी करने वालों को 4 साल से ज़्यादा की सजा होती है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मिले जुलाई महीने के आंकड़ों के अनुसार गंभीर अपराध की श्रेणी में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सबसे ज़्यादा दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं। जुलाई महीने में दुष्कर्म की कुल 149 वारदातें हुई हैं। दूसरा नंबर रॉबरी की वारदातों का है। जुलाई महीने में कुल रॉबरी की 104 वारदातें हुई है और जघन्य वारदातों में सबसे ज़्यादा अन्य चोरी की 9,829 वारदातें हुई है। इसके बाद वाहन चोरी की 3,589 वारदातें हुई हैं। यानी दिल्ली में हर रोज 115 वाहन चोरी होते हैं। लूटपाट की हर रोज 15 और झपटमारी की करीब 4 वारदातें होती हैं। हवा में उड़े पाउडर को समझ लिया धुआं। सिलेंडर के गिरने के बाद बजे अलार्म, देखते ही मची भगदड़। पंजाब मेल में शरारती तत्वों की अग्निशमन सिलेंडर से छेड़छाड़ यात्रियों पर भारी पड़ी। सिलेंडर के गिरने के बाद बजे अलार्म और हवा में उड़े पाउडर को धुआं बताकर किसी ने आग लगने की गलत जानकारी देकर खलबली मचा दी। यात्री जान बचाने के लिए भागे तो चलती ट्रेन में चीख पुकार मच गई। आग लगने का शोर मचाते हुए यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी। रफ्तार से चल रही ट्रेन अचानक बहगुल नदी के पुल पर रुक गई। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। यात्रियों ने बैग व अन्य सामान बोगी में ही छोड़कर ऊंचाई की परवाह किए बगैर कूदना शुरू कर दिया।
शोर शराबे के बीच कुछ लोग अन्य बोगियों से उतर कर आए और घबराए लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दहशत के बीच मिनटों में बोगी खाली हो गई। इससे कई यात्रियों को सिर, हाथ व पैर में चोट लग गई। जांच में सब ठीक मिलने पर ट्रेन पुलिंग करने के बाद निकले प्रेशर पाइप को ठीक करने के बाद ट्रेन को पुल से थोड़ा आगे बढ़ाया गया। तब यात्री दोबारा बोगी में सवार हुए। हादसे के बाद 20 मिनट तक बहगुल नदी पर ट्रेन खड़ी रही। शाहजहांपुर में 10:10 पर ट्रेन आई। राहत एवं बचाव कार्य के बाद ट्रेन को 10:40 में रवाना किया गया। इसके चलते कई ट्रेनों में अन्य स्टेशनों पर रोकना पड़ा। सीपीआईएम नेता वृंदा बोली, झारखंड में कंपनियां आदिवासियों की जमीन लूट रही, राज्य में हो रहा है दोहन। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने रविवार को कहा कि घरेलू और विदेशी कंपनियां दलालों के साथ मिलकर झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन लूट रही है। वृंदा ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों की राज्य के खनिज भंडार पर नजर है। करात ने दावा किया कि यह संताल परगना भूधारण अधिनियम का भी उल्लंघन है, जो आदिवासियों भूमि की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राम सभाओं की अनदेखी कर रहा है। वृंदा करात ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नीलामी के जरिए सरकारी और निजी क्षेत्रों को कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दलालों का आतंक इतना था कि पछवाड़ा कोयला ब्लॉक के पास रहने वाले आदिवासियों ने कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की, जबकि दूसरी तरफ ईसीएल ने कोयला खनन कार्य को कई कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया, जिन्हें न तो मजदूरों के हितों की परवाह थी और न ही निजी भूमि मालिकों के अधिकारों की। वृंदा ने आरोप लगाया कि ईसीएल ने किसानों की जमीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन मुआवजा, पुनर्वास और नौकरी के देने के वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने दावा किया, नमामि गंगे परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद साहेबगंज शहर के पास गंगा नदी नाले में बदल गई। करात ने आशंका जताई कि अगर इसी तरह दोहन जारी रहा तो भूमिगत जल स्तर घट जाएगा। सेबी प्रमुख की सफाई ने तो अडानी से संबंधों की पुष्टि की। हिंडनबर्ग का फिर हमला। हिंडनबर्ग रिसर्च और भारतीय शेयर बाजार का अथॉरिटी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच का विवाद और बढ़ गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह पर हितों के टकराव और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। सेबी प्रमुख बुच और उनके पति धवल बुच द्वारा दिग्गज भारतीय कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों के प्रति उदारता के आरोपों का खंडन करने के बाद अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने ताजा हमला किया है। माधवी, धवल और अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के दावों को निराधार आरोप और आक्षेप बताया था, लेकिन दोनों की सफाई के बाद मामला शीशे की तरह और साफ हो गया। हिंडनबर्ग, जो पिछले साल जनवरी में अडानी समूह की कंपनियों पर कॉर्पोरेट अनियमितता और स्टॉक हेराफेरी का आरोप लगाया था, सेबी ने इस मामले में जांच के नाम पर खानापूर्ति की। हिंडनबर्ग की 2 दिन पहले आई नई रिपोर्ट में कहा गया कि किस तरह सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच, उनके पति धवल बुच के अडानी समूह से संबंध है और किस तरह बुच परिवार ने अडानी समूह में निवेश कर रखे हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि उसने सरकारी दस्तावेजों के हवाले से ही आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने एक्स पर एक बयान में कहा, हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल है और कई नई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं। यानी माधवी बुच ने अपनी सफाई देते हुए आरोपों को स्वीकार कर लिया है और इससे नए सवाल खड़े हो गए हैं। बुच के किसी भी गलत काम नहीं करने के दावों पर पलटवार करते हुए हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि इसकी रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से पुष्टि करती है कि उन्होंने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा कथित तौर पर निकाले गए धन के साथ एक अस्पष्ट बरमूडा मॉरिशस फंड में निवेश किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।